आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह भारत, कनाडा, चीन, जापान और अमेरिका की एक संयुक्त परियोजना है। यह हब्बल टेलीस्कोप की तुलना में 12 गुना अधिक रेजोल्यूशन वाली बेहतर छवियां प्रदान करेगा। और तीसरा है इसका निर्माण आर्कटिक क्षेत्र के स्वालबार्ड में किया जा रहा है। तो इसके कौन से कथन कितने कथन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी तीनों या चौथा डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन केवल दो। मतलब दो कथन इसके जो हैं वो सही है। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हवाई द्वीप में 30 मीटर टेलीस्कोप साइट का दौरा किया। इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। गलत इसलिए है 30 मीटर टेलीस्कोप जो है यानी टीएमटी दुनिया की सबसे उन्नत और बड़े टेलीस्कोप में से एक को बनाने की एक सबसे अनूठी परियोजना है। यह परियोजना जो है वो भारत, ठीक है, कनाडा, सॉरी, पहला कथन जो है वो सही है क्योंकि यह परियोजना जो है वो भारत, कनाडा, चीन, जापान और अमेरिका के संस्थानों के बीच की एक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी का परिणाम है। इसलिए पहला कथन जो है सही है। इसके प्राइम मिरर का जो व्यास है वो 30 मीटर है और यह मौजूदा दुनिया की सबसे बड़ी दृश्य प्रकाश टेलीस्कोप की तुलना में 3 गुना चौड़ा और 9 गुना अधिक क्षेत्रफल वाला है। यह हब्बल टेलीस्कोप की तुलना में 12 गुना बेहतर रेजोल्यूशन प्रदान करेगा और जब इसका प्रारंभ हो जाएगा तो खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के हर क्षेत्र में एक नए अवलोकन के अवसर प्रदान करेगा। इसलिए इसका दूसरा कथन भी सही है। इसका निर्माण जो है वो हवाई द्वीप पर है, ना कि आर्कटिक के स्वालबार्ड क्षेत्र में। इसलिए इसका तीसरा कथन जो है वो गलत है। इस परियोजना की लागत जो है लगभग 2 अरब डॉलर है। यह 5 देशों का उद्यम है। 1 दशक से अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों के कारण यह बाधित हुई क्योंकि हवाई स्थित मोना, जहां पर यह योजना प्रस्तावित है, उस स्थल को द्वीप के स्वदेशी लोगों के लिए पवित्र माना जाता है और भारत चाहता है कि इस परियोजना को प्रस्तावित स्थल से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाए। इस टेलीस्कोप को स्थापित करने के लिए सबसे अच्छी साइट स्पेन के कनेरी द्वीप के ला पाल्मा पर स्थित ऑब्जर्वेटोरियो डेल रोके लास मुचाचोस जो है ये दूसरी सबसे अच्छी साइट है। लद्दाख के हानले में भी इस परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव किया जा रहा था, लेकिन मोनाकोवा के अमेजिंग संभावनाओं, उसके स्थिर मौसम और उसके प्रबंधन के लिए आवश्यक संरचना की मौजूदगी के कारण हानले से बेहतर, ठीक है, इसे साइट माना गया। यहाँ पर पहले से ही कई टेलीस्कोप जो हैं वो स्थापित किए गए थे। इसलिए सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। इसके 2 कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। और दूसरा कथन है, ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद एक संप्रभु निकाय नहीं है। तो कौन सा कथन सही है? कि कथन एक और दो दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही है परंतु कथन दूसरा गलत है। कथन 1 गलत है परंतु कथन दूसरा सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है पहला कथन जो है गलत है। ठीक है, पहला कथन गलत है, दूसरा कथन जो है सही है। क्योंकि यहाँ पर संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली के बारे में बात हुई है।
आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें जो हैं सरकार के कार्यपालिका और विधायिका अंगों के बीच संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय और अध्यक्षीय कार्य प्रणालियों में बांटी गई है। सरकार की संसदीय प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी ओर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल में विधायिका से स्वतंत्र होती है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए पहला कथन जो है गलत है। अगर भारतीय संसदीय प्रणाली की बात करें तो भारतीय संविधान ने न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी अमेरिकी अध्यक्षीय प्रणाली के स्थान पर ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। भारत में संसदीय प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व और निम्न सदन का विघटन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। लेकिन फिर भी भारतीय संसदीय प्रणाली जो है वो बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर भी है। जैसे कि ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, मतलब कि सर्वे सर्वा नहीं है, संसद पर भी नियंत्रण है। इसके अलावा भारत का राष्ट्र प्रमुख यानी राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होता है, इसलिए यहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है, वहां राजा का बेटा ही राजा बनता है। इसलिए इसका सही जो आंसर है डी ऑप्शन है। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है? पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। दूसरा है कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना। तीसरा है लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। और चौथा है दिए गए सभी निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। तो इसका कौन सा कथन जो है सही? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। यह जो है गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। यह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी के द्वारा जो स्थापित की गई योजनाएं थी उनके ये प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया और गांधी राज्य से अपेक्षा करते हैं कि ग्राम पंचायतों का गठन करें, आवश्यक शक्तियां प्रदान करें और उनके कुछ और इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करें। इसके लिए अनुच्छेद 40 आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाए, अनुच्छेद 43 आता है। सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा जो है अनुच्छेद 43 बी में आता है। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का प्रोत्साहन, सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा करना, यह अनुच्छेद 46 के अंतर्गत है। ये भी गांधीवादी सिद्धांत है। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, शराब, ड्रग्स के औषधियों प्रयोजन से अगर कोई भिन्न है तो उनके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास राज्य करे, यह अनुच्छेद 47 में है। गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं पर रोक लगे, उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन किया जाए, यह अनुच्छेद 48 में है। और अनुच्छेद 48 में ही कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना। ठीक है, ये सब चीजें जो हैं वो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आती है। इसलिए सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें और इसमें देश हैं बहरीन, ईरान, कुवैत,
सऊदी अरब। तो इनमें कितने देशों की सीमा फारस की खाड़ी से लगती है? केवल 1, केवल 2, 3 या फिर 4? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सभी चारों। अगर सऊदी अरब की अगर सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब जो है वो मध्य पूर्व या कहें पश्चिम एशिया का एक देश है और अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है। सऊदी अरब से संबंधित जो सीमावर्ती देश हैं वो जॉर्डन है, कुवैत है, इराक है, संयुक्त अरब अमीरात है, कतर है, ओमान है और यमन है। ठीक है, ये देश जो हैं सऊदी अरब से टच करते हैं। अरब का सबसे बड़ा रेत मरुस्थल जो है रब अल खाली और अल नफूद है और सऊदी अरब की सबसे ऊंची चोटी जो है वो जबल सावदा है। ठीक है, और यह ऐसा सबसे बड़ा देश है जहां कोई स्थायी नदी नहीं बहती। अगर हम फारस की खाड़ी की बात करें तो फारस की खाड़ी को जो घेरने वाले देश हैं उसमें बहरीन आता है, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात देश आते हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन चयन समिति के सदस्यों में शामिल होते हैं? राज्यसभा का सभापति, लोकसभा में विपक्ष का नेता, केंद्रीय गृह मंत्री या फिर चौथा प्रधानमंत्री? तो जो इसका सही जो आंसर है पूर्व के आधार पर चुनना है कि केवल 1 और 4, 2 3 4, 1 2 3 या फिर 1 2 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 2 3 4। क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है, ठीक है, वो एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं। इसका गठन जो है वो 1993 में संसद के द्वारा अधिनियमित कानून मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा की गई थी। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, और 5 जो हैं वो अन्य सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है। आयोग के सदस्य होने के लिए भी कुछ योग्यताएं हैं, जैसे उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या फिर मानवाधिकार से जानकारी रखने अथवा कार्यों का अनुभव रखने वाले 3 व्यक्ति होने चाहिए, जिनमें से एक महिला का होना आवश्यक है। इन पूर्णकालिक सदस्यों में 5 दो पूर्णकालिक सदस्य हैं और साथ में 7 अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं, मतलब 7 पदेन सदस्य भी होते हैं, जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो चुने गए मुख्य आयुक्त इसके पदेन सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यों की समिति की सिफारिश पर होती है और इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी हो सकती है। इसलिए सही आंसर जो है इसका बी ऑप्शन।